तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नहीं, हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो हेलो गाइस, मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, जो कि है क्लास 11th का 4th चैप्टर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबी थ्योरी। इससे पहले आई थी वेस्पर थ्योरी एंड कॉसल-लेविस कॉन्सेप्ट यानी कि ऑक्टेट रूल। मतलब देखो, हमारे पास में इससे पहले ना दो थ्योरीज आई। एक थ्योरी आई थी ऑक्टेट रूल वाली, दूसरी थ्योरी आई वेस्पर थ्योरी हमारे पास में। तो उन दोनों थ्योरीज के अंदर जो जो उनकी लिमिटेशंस थी उसको किसने ठीक करा? जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई, उन दोनों के अंदर जो भी लिमिटेशंस थी उनको किसने क्लियर करा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। ठीक है, किस किस की दिक्कतों को? एक तो वेस्पर थ्योरी को, और दूसरी कौन सी थी जो हमारे पास में ऑक्टेट थ्योरी होती है, या फिर जिसको हम कॉसल-लेविस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास में कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन हमारे पास में क्या पोस्टुलेट्स थे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है कि इसके मेन पोस्टुलेट्स थे दो हमारे पास में। कौन कौन से? पहला था हमारे पास में नेचर ऑफ फोर्स, और दूसरा था हमारे पास में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। अब है क्या? ठीक है, कौन कौन से? एक है एनर्जी का कॉन्सेप्ट और दूसरा है ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे पहले जो थ्योरीज आई थी उन्होंने एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताया कि भाई कैसे एनर्जी, भाई क्यों एटम्स कंबाइन करते हैं, ये बात उन्होंने नहीं बताई थी। और दूसरा, उन्होंने शेप्स तो बता दी थी कि हाँ इस कंपाउंड की ये शेप बनेगी, पर ये नहीं बताया कि उन शेप के बनने की क्या रीजन है। तो यहां पर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर क्या किया था? उन शेप्स को एक्सप्लेन किया था। हम हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है इससे अलग पढ़ेंगे बिल्कुल। अब भी हम देख लेते हैं यहां पर कि एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट था। मतलब कि जो हमारे पास में एक तो नेचर ऑफ जो फोर्स है, यानी जो कोई कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है कि एटम्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं। जैसे आपके पास में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना। अब इनके बीच में तो कोई क्या है? दोनों के दोनों एक जैसे ही है। ऑक्सीजन के अंदर दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम एक जैसे होते हैं। तो या तो कोई यहां पर भी तो कोई चार्ज का सेपरेशन भी नहीं है, तो फिर ये दोनों के दोनों क्यों कंबाइन करे? तो उसका रीजन इन्होंने दिया, पहला था नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स के नेचर को इन्होंने दो चीजों के बेस पे एक्सप्लेन किया, एक तो एनर्जी और दूसरा किया ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। अब एनर्जी क्या कहती है? इन्होंने बोला कि जब भी दो एटम एक दूसरे के पास में आएंगे, यानी जब दो एटम एक दूसरे के साथ में कंबाइन करेंगे, मान लिया एक ऑक्सीजन का एटम है, वो दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ में कंबाइन कब करेगा? जब ये दो एटम एक दूसरे के क्लोजर आएंगे। तो क्या होगा? दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो या तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी या फिर रिपल्सिव फोर्सेस पड़ेंगी हमारे पास में। मतलब देखो क्या होगा, जैसे मैग्नेट को देखें, अगर हम दो सेम पोल्स को पास में लेकर आएंगे तो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अगर दो अपोजिट पोल्स को लेकर आएंगे तो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, दो मैग्नेट के टुकड़े अगर हम बात करें तो ठीक वैसे ही अगर दो एटम्स, व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर, तो या तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी या फिर उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी। अगर उन दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हुई तो वो दोनों के दोनों एटम क्या कर जाएंगे? कंबाइन करेंगे। ठीक है, जब वो कंबाइन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होंगी तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी उस कंपाउंड मॉलिक्यूल की आपकी घट जाएगी। क्या करेगी? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब भी एनर्जी डिक्रीज करती है ना, तो किसी भी कंपाउंड की या किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और कभी अगर मान लिया कोई भी स्टेबल कंपाउंड बनता है ना कभी भी, तो वो हमेशा एनर्जी को रिलीज करता है, कभी भी गेन नहीं करता है। ठीक है, यानी एनर्जी को रिलीज करने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो उन्हें वही बात बोल रखी है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। कब? जब अगर दो एटम्स जो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, मान लिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो जब वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होंगी तो वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और कोई एक दूसरे के साथ कंबाइन कब करते हैं? जब स्टेबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज। ठीक है, जैसे इसका अगर मैं एक एग्जांपल देखूं तो आपने ये देखा होगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो कंबाइन कर हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी देखा है कि हीलियम हीलियम कंबाइन कर और He2 मॉलिक्यूल बना दे? ऐसा नहीं होता। क्यों He2 मॉलिक्यूल नहीं बनाता?
क्योंकि जब हमारे पास में दो हीलियम के एटम्स क्लोजर आते हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और वो एटम्स कंबाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्यों कंबाइन करते हैं और क्यों कंबाइन नहीं करते हैं वो हमने यहां पर देख लिया। नेक्स्ट आपके पास में कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम ये मानते हैं कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं ना वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। यानी फुली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके, स्टेबल ज्यादा होते हैं। जैसे हम ये मानते थे ना सबसे पहले कि अगर आउटर मोस्ट शेल में उसने नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली किसी भी एटम ने तो वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अब वो वाला रूल तो फेल हो गया था। तो अब हम ये मानते हैं कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो मान लिया कि कोई दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो वो कोशिश करेंगे दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बना दे, फुली फिल्ड ऑर्बिटल बना दे। ठीक है, तो वही बात लिख रखी है कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए जो आपके पास में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी और वो क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, हमारे पास में ये क्या है, हमारे पास में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। अब ऑर्बिटल तो कंबाइन कर जाएंगे पर दो कंडीशन होनी चाहिए ऑर्बिटल्स के कंबाइन करने की। कौन कौन सी? पहली कंडीशन है कि जो कंबाइनिंग आपके पास में जो दो ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं या तो उनकी एनर्जी इक्वल हो या फिर थोड़ा सा ही डिफरेंस हो उनकी एनर्जी के अंदर, तो वो क्या कर जाते हैं, दोनों के दोनों ऑर्बिटल कंबाइन कर जाते हैं। अब ऑर्बिटल भी दो तरीके से कंबाइन करते हैं, एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, एक साइड वे ओवरलैपिंग होती है। वो हम अलग से अभी पढ़ेंगे इसके सेकेंड पार्ट के अंदर विद डायग्राम्स। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी। दूसरा, और द ऑर्बिटल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन इन स्पेस, यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए स्पेस के अंदर, जब भी वो क्या करेंगे, कंबाइन। तो अगर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखनी आ जाए तो इसके पोस्टुलेट में हम क्या बताएंगे, एक तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट और दूसरा हम क्या बताएंगे, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसका रीजन हम यहाँ पे देख चुके हैं कि क्यों कंबाइन करते हैं और क्यों कंबाइन नहीं करते। क्यों हाइड्रोजन गैस का H2 मॉलिक्यूल तो बनता है लेकिन He2 मॉलिक्यूल नहीं बनता है हमारे पास में। हमने ये देखा है कि O2 गैस बनती है, N2 गैस बनती है। क्या हमने कभी देखा है कि Li2 नाम का कोई कंपाउंड बन रहा है या कोई मॉलिक्यूल? कंपाउंड तो नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि दो और दो से ज्यादा एक जैसे एटम कंबाइन कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं कंबाइन करते? क्योंकि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे।